देखिए, हम लोग कुछ जो इश्यूज हुए हैं हाल के समय में, जैसे H1B वीजा का इशू हुआ है, उसके बाद GST 2.0 लाया गया है, अभी जो मिनिस्टर रिमूवल बिल लाया गया है, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे आते जाएंगे, उसको आप लोग जो है कि लगातार देखते जाइएगा। जैसे कि SIR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया गया था, उसका इशू तो हम्म। जो भी है, जैसे H1B वीजा का इशू है, तो ये वीजा H1B वीजा पहले होता क्या है, ये कौन जारी करता था, अभी क्या समस्याएं आई है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो आदेश दिया है इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ा है, तो इसको समझते हैं। ये H1B वीजा जो है वर्कर वीजा था, और ये हम्म। लागू किया गया था USA के द्वारा 1990 यानी कि 1990 के समय में ये वीजा लाया गया था। H1B वीजा है फॉर प्रोफेशनल्स इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, मतलब कि किसी सेक्टर में, जैसे कि IT सेक्टर में आप एक्सपर्ट हैं, उस तरीके के लोगों के लिए ये वीजा था। ये है H1B वीजा, ये क्या है, वर्क वीजा। तो बहुत सारे तरीके के वीजा दिए जाते हैं, हर देश के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि जो घूमने के लिए जाते हैं उसे टूरिस्ट वीजा दिया जाता है, जो मेडिकल में लोग काम इलाज करवाने के लिए जाते हैं उसे मेडिकल वीजा दिया जाता है। भारत भी काफी संख्या में मेडिकल वीजा जारी करता है अलग अलग देश के लोगों के लिए। इवन कि USA के बहुत सारे लोग भारत में आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए, भारत का इलाज बहुत सस्ता होता है। उसी तरीके से वर्क वीजा के कैटेगरी में ही एक वीजा था, उसका नाम था H1B वीजा। इसके अलावा भी बहुत सारे वीजा USA जारी करता है, अगर आप नाम जानना चाहें तो L1 वीजा होता है, उसके बाद O1 वीजा होता है, ये भी उसका वर्क कैटेगरी का वीजा है। H2B वीजा भी होता है, जैसे H1 है उसे H2B वीजा होता है। उसके बाद E2 वीजा होता है, बहुत सारे इसके जो है कि ये वर्क कैटेगरी के वीजा हैं। फिर स्टूडेंट कैटेगरी में बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे वीजा हैं, जैसे कि F1 वीजा है, या फिर M1 वीजा है, या J1 वीजा है। ये सारा जो है कि स्टूडेंट कैटेगरी का वीजा है, बहुत सारे वीजा जारी करते हैं। तो H1B वीजा कंसर्निंग इसलिए है कि ये जो 1990 में USA में IT सेक्टर उसमें जो है कि काफी बूम कर रहा था, जो टेक सेक्टर होता है, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर बोलते हैं, सिलिकॉन वैली वगैरह काफी बूम कर रहा था उस टाइम पे। तो वहां पे जो स्पेशलिस्ट होते थे, सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट वगैरह, उनकी आवश्यकता पड़ी यूएस के लोगों को, यूएस के कंपनियों को। तो वहां सरकार ने क्या किया, एक पॉलिसी लाया, इमिग्रेशन एक्ट 1990। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन एक्ट 1990, ये USA में लाया गया था उस समय पे, इमिग्रेशन एक्ट 1990। इस इमिग्रेशन एक्ट के तहत बोला गया कि एक वीजा जारी किया जाएगा, उसका नाम होगा H1B वीजा। ये H1B वीजा जो जारी किया जाएगा वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए जारी किया जाएगा। टैलेंटेड प्रोफेशनल्स में कौन? तो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स में IT एक्सपर्ट होंगे, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट होंगे, मेडिसिन के एक्सपर्ट लोग होंगे, बैंकिंग के एक्सपर्ट लोग होंगे, इन तरीके के, मतलब कि हाईली प्रोफेशनल लोग जो स्पेसिफिक किसी प्रोफेशन में नॉलेज रखते हैं, वो लोग भी वहां पे जाएंगे। तो वो लोग गए इस H1B वीजा के तहत, और USA हर साल लगभग 85,000 प्लस H1B वीजा जारी करता है। और इंडिया इसलिए इतना कंसर्निंग है, इस 85,000 में से 70% वीजा, मतलब कि एक बड़ा चंक, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के IT प्रोफेशनल्स और इंडिया के स्पेशलिस्ट के द्वारा यूज किया जाता था, और इस वीजा के माध्यम से लोग वहां पे रोजगार करने के लिए जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि अभी आप जानते हैं कि ये कहा गया है कि अब जो H1B वीजा लेगा उसे कितना, तो $1 लाख, या कितना है, बस। 88 लाख रुपए के आसपास जो है कि देना पड़ेगा। हाँ, $1 लाख उसको देना पड़ेगा, उस कंपनी वन को या लाख फिर उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। और वो 88 लाख रुपया बनता है, और 21 सितंबर से ये लागू किया जाएगा। तो H1B वीजा का बेनिफिट USA को बहुत मिला था, जैसे आप देख सकते हैं गूगल के जो CEO हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, एडोबी के CEO हैं, ये सारे के सारे लोग जो है कि वहाँ पे H1B वीजा के माध्यम से कभी गए थे। आज वो सिलिकॉन वैली को उन्होंने बनाया है, वहाँ के टेक इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं, और उसके बाद जो है कि वो आज बड़े से बड़े पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हुआ क्या है कि USA में जब इलेक्शन हो रहा था, आप जानते हैं कि जबरदस्त तरीके का पॉलिटिक्स वहाँ पे चला। और उस पॉलिटिक्स में ये था कि USA में सस्ती लेबर बाहर से लाए जा रहे हैं, USA के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि USA के लोग अगर किसी काम को करने के $180 लेते हैं, तो इंडिया के जो लोग हैं वो $60 में उससे अच्छे काम करके दे देते हैं। तो इसीलिए वहां पे ये बहुत मुद्दा था कि इंडिया के लोग USA का जॉब खा रहे हैं। तो फिर क्या किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे इसका। तो इंडिया में क्या, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है और USA के पर्सपेक्टिव से क्या है, प्रोज एंड कॉन्स वो देखना होगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो ब्रेन रिमेन हो जाएगा। ये आप यूज कर सकते हैं कि सर ब्रेन ड्रेन के बदले अब इंडिया में ब्रेन रिमेन होगा। लेकिन वो ब्रेन रिमेन कब होगा? जब उसको अच्छा इकोसिस्टम बनेगा, मिलेगा, तभी तो ब्रेन यहाँ पे रिमेन करके कुछ काम करेगा।
इकोसिस्टम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या काम करेगा। तो भारत सरकार को चाहिए कि अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करे ताकि जो ब्रेन रिमेन रहेगा इंडिया में वो इंडिया के लिए काम कर सके, उसको उतने अपॉर्चुनिटीज और मौके मिलने चाहिए। ऐसा हालात नहीं होना चाहिए कि बेंगलुरु से अभी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बेंगलुरु से अपना कंपनी उठा करके चाइना चला गया। क्यों? क्योंकि वो बताया कि उन्होंने कि 3 घंटे हमें ऑफिस से 2 घंटे हमें ऑफिस आते समय और 3 घंटे हमें ऑफिस से जाते समय में हमारे एम्प्लॉय का खर्च हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। 5 घंटे अगर किसी के एम्प्लॉय का बर्बाद हो जाएगा तो वो 12 घंटे अगर काम, सॉरी 8 घंटे अगर काम करता है, 5 8 5 13 घंटा तो ऐसे ही एडजस्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए। उसके बाद यूएसए में क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल लॉबिंग होती है। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे लॉबिंग लीगल है, अपने फेवर में पॉलिसी बनवाने के लिए कई बार सरकार में पैसे दिए जाते हैं और वो लीगल है। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि उसके इंडस्ट्रियल लॉबिंग में अच्छे से जो है कि थोड़ा सा पकड़ बनाए ताकि इस तरीके के कदम नहीं उठाए जा सके। उसके बाद अगर हम डोमेस्टिक आईटी सिस्टम को ही इकोसिस्टम को मजबूत कर दें तो फिर हमारे प्रोफेशनल्स को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स तो बाहर जाते हैं और आईटी वाले सारे तो ऑनलाइन काम करते हैं। वो बिहार में बैठ के काम करे चाहे अमेरिका में बैठ के काम करे, काम तो उसको उसी कंप्यूटर और लैपटॉप पे करना है। तो क्यों ना हम अपने इकोसिस्टम को इतना मजबूत करें कि सारे के सारे काम यहीं से हो सके, वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं रहे। उसके बाद अगर इस तरीके से यूएसए ने कुछ कदम उठाया है तो डब्ल्यूटीओ में भी जाके कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ मानता तो है नहीं यूएसए। उसके बाद जो ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पॉलिसी है, इसके तहत लाइक माइंडेड कंट्री के साथ जाके बात करना चाहिए कि हमारे जो टैलेंट हैं वो ग्लोबली अगर मोबिलाइज करते हैं, अगर यूएसए नहीं जा पा रहे हैं तो किसी और देश में जाए, चाइना जाए, चाहे यूरोपियन यूनियन में जाए, अलग अलग कंट्री में जाए। तो इस तरीके से सरकार इसमें जो है कि काम कर सकती है। अब यूएसए से के दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो यूएसए को अपना हक है कि वो अपना चाहे तो रोजगार अपने लोगों के लिए सुरक्षित कर सकता है। हर कोई करता है तो यूएसए भी कर सकता है। लेकिन यूएसए को भी जो है कि हर्ट करेगा, तो उसको उसका जो कम्पिटिटिवनेस है यूएसए का, वो सिक्स के ग्लोबल कंपनी का जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एडोबे हो गया, इन सब कंपनियों के जो अच्छे बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं, एप्पल हो गया, इन सभी के टैलेंट को अगर अच्छा टैलेंट नहीं मिलेगा और वो अगर इंडिया से नहीं जा रहा है, जो कि 70% चंक बहुत बड़ा बात होता था, तो उसके भी कम्पिटिटिवनेस को हर्ट करेगा और हो सकता है कि चाइना उसको भी डिफीट कर दे। ठीक है। उसके बाद जो है कि ये इनिक्विलिटी को भी बढ़ाता है यूएसए के कंपनी की दृष्टि से। मान लीजिए कि गूगल है, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना है तो वो 80 लाख उसके लिए पे कर देगा। लेकिन जो यूएसए में छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह बन रहे थे वो भी इंडियन टैलेंट को यूज कर रहे थे, तो क्या वो 80 लाख रुपया दे करके किसी इंडियन एक्सपर्ट को बुलाएगा? वहां पे नहीं बुला पाएगा। तो वो भी तो एक इनक्विलिटी क्रिएट कर रहा है यूएसए की कंपनियों के लिए। तो यूएसए को चाहिए। और दूसरा, सिलिकॉन वैली जो यूएसए का बना है उसमें बहुत सारे इंडियन का योगदान है, बहुत सारे इस तरीके के H1B वीजा वाले का योगदान है, आईटी प्रोफेशनल का योगदान है आपकी इंडस्ट्री को बनाने में, उसको क्रिएट करने में। तो टैलेंट का सम्मान करना चाहिए और इस तरीके से पॉलिसी अनसर्टेनिटी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। अब दूसरा, एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जी की एक पॉलिसी है कि भारत और इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है, नेगोशिएशन जो चल रहा है, उसमें अपना हैंड अपर करने के लिए उन्होंने इस तरीके से एक मास्टर कार्ड खेला है। तो अब ये कितना मास्टर कार्ड है और कितना जो है कि इंडिया के इंटरेस्ट को रियली में हर्ट करने का है, ये चीज तो देखना पड़ेगा। दूसरे देश की पॉलिसी है, बहुत ज्यादा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे अपने इको सिस्टम को इतना मजबूत करना चाहिए कि हमारे एक्सपर्ट्स को बाहर जाने की आवश्यकता पड़े ही नहीं, उन्हें इतना अच्छा इको सिस्टम मिले डेवलप किया हुआ, ताकि वो यही अपना स्टार्टअप बनाए, यही अपना जो एक अच्छे अच्छे आईटी पॉलिसी बनाए, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए। हमारा अपना अभी तक प्ले स्टोर नहीं है, हमारा अपना कोई जो है कि सर्च इंजन नहीं है ढंग का, हमारा अपना एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ना यूट्यूब है अपना, ना फेसबुक है अपना, ना टेलीग्राम है अपना, ना इंस्टाग्राम है अपना, कुछ भी इस तरीके का नहीं है। तो वो जो आईटी एक्सपर्ट वहां जाके बना रहे हैं वो इंडिया में भी तो बना सकते हैं और वो देश के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये H1B वीजा का कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो रेमिटेंसेस आ रहे थे H1B वीजा के माध्यम से, जो टैलेंट वहां पे जाके ट्रेंड होते थे बड़े बड़े कंपनियों में, उसके बाद फिर वो वापस आकर के कई बार इंडिया में अपने फैक्ट्री को सेटअप करते थे, तो वो सब का नुकसान हम जो है कि हमारे देश को होने वाला है। और भारत सरकार को चाहिए कि H1B वीजा के मामले में विदेश मंत्रालय बात करे और उसमें कुछ नेगोशिएशन करके अच्छी डील्स हमारे लिए लाए। तो ये एक इशू था हमारा किसका, H1B वीजा का। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि GST 2.1 में कहा गया है कि जितने भी हमारी ये चीज है, जरूरत की बुनियादी चीज है, उनके जो GST दर होंगे उनके कम होंगे, लेकिन जो विलासिता देखिए की इसको चीजें समझिए, उस पर जो 40% है। GST 2.0 लाया गया है, इसमें क्या है कि जो पहले हमारे 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब थे,
उसमें से 12% और 28% का टैक्स स्लैब को अब हटा दिया गया है। अब जो हमारे पास टैक्स स्लैब बचे हुए हैं वो 5%, 18% और 40% का टैक्स स्लैब बचा हुआ है। अभी सरकार के जो खास करके जो एक्सपोर्टर्स स्टेट थे, उन्हें ये कंसर्न है इस बातों का कि अगर जीएसटी का कलेक्शन इस तरीके से कम कर दिया जाएगा तो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में जो जीएसटी से आता था उसमें 34% का डाउनफॉल आ सकता है और 5 लाख करोड़ का जो है कि पूरे स्टेट को मिलाकर के इंडिया में जीएसटी कलेक्शन डाउन हो सकता है। ये बात सही है कि पंजाब हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो या वेस्ट बंगाल हो, इसके मामले में कंसर्न भी उन्होंने जाहिर किया है और इसके ऊपर जो है कि सरकार ने फिर जवाब भी दिए हैं। तो सरकार का जवाब ये है कि हाल फिलहाल में एसबीआई का एक रिपोर्ट आया, उन्होंने बताया है कि 34% तक रेवेन्यू जो है कि लूज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी रेवेन्यू को लूज कर सकती है, लेकिन आने वाले समय में जब जीएसटी की दरें कम होंगी और चीज़ें सस्ती होंगी तो एक कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ने से उसे जो है कि जो 34% का भी डाउनफॉल दिखेगा इलेक्शंस में, वो अगले समय में अगले 1-2 साल में 54% तक का जो है कि इंक्रीज दिख सकता है। तो अब इन राज्यों का कंसर्न ये है कि अब जो इंक्रीमेंट होगा कंजम्पशन के बाद टैक्स के कलेक्शन में वो कब होगा मुझे तो पता नहीं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अगर दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ जो सेस लगाया जाता था, आप जानते हैं कि कंपनसेशन फंड के ऊपर एक सेस लगाया गया था, जीएसटी कंपनसेशन सेस, उस कंपनसेशन सेस में अभी 54 लाख करोड़ रुपए जो है कि उसमें पड़े हुए हैं, 54,000 या 54 लाख कुछ करोड़ रुपए उसमें पड़े हुए हैं। उस कंपनसेशन सेस के माध्यम से आपका जीएसटी का जितना भी रेवेन्यू डाउनफॉल होगा उसको कंपनसेट करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा बात है कि अभी हाल फिलहाल में कंजम्पशन जीएसटी के कलेक्शन में तो कमी दिखेगी, लेकिन जो अभी ग्लोबल टर्म ऑयल बना हुआ है, जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन बना हुआ है, हमारे एक्सटर्नल डिमांड बहुत कम हो गए हैं। जैसे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, उसके बाद अलग अलग कंट्रियों के ऊपर जो है कि टैक्सेशन लागू कर देने के कारण जो एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। तो अगर एक्सटर्नल डिमांड हमारे पास नहीं है तो इंटरनल डिमांड को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को कदम उठाने ही चाहिए। तो उसी के तहत जो है कि जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म लाया गया है, ताकि उससे क्या होगा कि जो इंटरनल डिमांड है, जो हमारा खुद का भारत का बाजार है, वो बाजार समृद्ध हो, वस्तुएं सस्ती हो, ताकि लोगों को आसानी से खरीदारी कर सकें और जब खरीदारी करेंगे, वस्तुएं चीजें सस्ती होंगी तो मास लेवल पे उसकी खरीदारी बढ़ेगी और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद ये बात सही है कि जनता की जेब तो भर जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के खजाने तत्काल रूप से खाली जरूर होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आने वाले समय में ये चीज इसको फायदा ही दिखेगा। उसके बाद जीएसटी के स्लैब कम हो जाने से ये भी फायदा हुआ है कि टैक्स जो कंप्लायंसेस होते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता था पहले अलग अलग चीजों को अलग अलग रेट में डिफाइन करने के लिए। कई बार जो हमारे इसेंशियल गुड्स थे वो 12% के टैक्स स्लैब में, 18% के टैक्स स्लैब में आया करता था। तो अलग अलग जो टैक्स स्लैब है उसको कम करने से एक तो टैक्स को भरने में आसानी होगी, दूसरी बात यह है कि जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो क्या कहते हैं डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, उसको कम टैक्स लगाने से लोगों को सस्ता पड़ेगा और गरीब के जेबों पे जो है कि ज्यादा असर नहीं करेगा। तो इस तरीके से जीएसटी के कुछ फायदे हैं, तात्कालिक नुकसान है, लेकिन ये रिफॉर्म अच्छा है और सरकार इस पे काम लगातार कर रही है, उससे बेनिफिट ही दिखेगा। इंटरनल डिमांड बढ़ाना बहुत जरूरी था, इंडिया का कंजम्पशन बहुत कम था। दूसरा बात यह है कि ग्लोबल स्तर पे भी देखा जाता है कि हम लोग टैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, किसी चीजों पे बहुत भयंकर टैक्स लगता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले ही बार जो है कि आपने देखा होगा कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स, उसमें भी सरकार ने रिबेट दिया था ताकि इनकम टैक्स में भी कुछ लोगों को सुविधा हो। 12 लाख तक के कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स से छूट दिया गया था ताकि इंडिया का जो बड़ा मिडिल क्लास है वो इमर्ज हो सके। अभी दूसरा, उन्होंने उसी मिडिल क्लास और गरीब क्लास के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि जो भी नॉन लग्जरी गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स थे, चाहे कार हो या वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, इन सब तरीके की चीज़ों को सरकार ने जीएसटी कम किया है। उसके माध्यम से आप लगातार पेपर में पढ़ रहे होंगे कि कार का डिमांड इतना बढ़ जाएगा, इतनी खरीदारी हो गई। जो 32 तरीके की दवाइयाँ थी उसको तो जीएसटी 0 कर दिया गया है। जो लाइफ इसेंशियल दवाइयाँ थी उस तरीके से मेडिसिन पे भी जीएसटी को कम कर दिया गया है। तो इसका बेनिफिट जो है कि आम जनता को मिलने वाला है।